हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय भैया बहन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड का ये प्री बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसको सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 2025 का है और जो पेपर का कोड है वो है 822 BAG। ये अतिरिक्त प्रश्न पत्र था पिछले साल बोर्ड का, जिसको इस बार प्री बोर्ड में कराया गया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए आराम से दिख रहा होगा आप लोगों को कि द if LCM of 42 and 15 is 210, then HCF of 42 15 will be। ठीक है ना। ये सेक्शन फर्स्ट है जिसमें हम लोगों के पास है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इस पार्ट को करेंगे और समय को देखते हुए हम इसका सेक्शन बी पार्ट भी करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में हो पाएगा तो इस वीडियो में, नहीं तो उसका एक अलग वीडियो हम बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले आज हम लोग करते हैं सेक्शन ए, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ LCM ऑफ 42 and 15 is 210, then find HCF of 42 and 15 will be। ठीक है ना। तो HCF LCM दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर, LCM दिया गया। किसका LCM दिया गया है, LCM जो दिया गया है वो 42 और 15 का दिया गया है, कितना, 200। और इसी का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसी का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई दो नंबर हैं और दोनों का एक LCM दिया हो या HCF दिया हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या है फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। या इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना। तो यहाँ LCM कितना है, LCM है 200 और HCF निकालना है। दोनों नंबर हमारे क्या है, 42 है और 15 है, तो 42 इंटू 15। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए HCF इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू 15 अपॉन 200। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या 7 से डिविजिबल है, 7 से ये कट जाएगा और 42 भी कट जाएगा, तो 7 3 जा 30 हो गया और 7 6 जा 7 3 21 और 7 6 42। अब ये 6 से भी कट जाएगा तो 6 कम 6 6 पंचे 30, कितना आ गया, 15 अपॉन 5 आ गया, तो 5 तिहाई 15। यानी कि जो HCF होगा 42 और 15 का वो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 240 विल बी। 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ABC करके। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो 240 क्या है, क्वेश्चन में 240 है, इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से डिविजिबल हों। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है 2, तो
हम लोग पहले 2 से ही ट्राई करते हैं, ठीक ना। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0। फिर 2 से 2 6 जा 12, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 0 हो गया। फिर 2 काटेंगे तो 2 1 जा 2, बचेगा 1, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल है नहीं तो 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो क्या आ गया भैया, आप देखिए यहाँ पर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए 2 के कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब आप लोग ऑप्शन में चेक करिए, देखिए तो ऑप्शन आपका बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया गया है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, और यही आपके क्या आया था, आंसर में भी आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + 5 = 0 एंड -4 -6 = 10 विल बी। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा कि 2 सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, कि नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर नंबर 3 से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की शुरुआत होती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया जाता है, ठीक है ना, कि ग्राफ से हम लोग कैसे पता करेंगे सोल्यूशन कितने होंगे। फिर उसके बाद दिया रहता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी, यानी कि हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम ये भी बता सकते हैं कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आइए एक बार उस प्रॉपर्टी का हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में। प्रॉपर्टी क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, प्रॉपर्टी है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कैसा सोल्यूशन होता है, कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो सोल्यूशन कितना होगा, केवल और केवल एक होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन कितने मिलते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होता था बेटा, इस केस में होता था पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होती थी, पैरेलल लाइन होती थी, ठीक है ना, पैरेलल लाइन। और सोल्यूशन कितने होते थे, सोल्यूशन होते थे आपके नो सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होते थे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता था। जब पैरेलल लाइन होती है तो उस कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में क्या होता था, इस केस में होता था कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होती थी, ठीक ना, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन जाती थी, ओवरलैपिंग लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक लाइन है, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में सोल्यूशन कितने होते थे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 2x + 3y + 5 = 0 और -6x -4x -6y = 10। तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को पहले लिखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन आपका है 2x + 3y + 5 = 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, -4x -6y = 10। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो दूसरा इक्वेशन है
जो आपका इक्वल टू के बाद 10 है, इसको हम 10 को कहाँ लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, -4x - 6y - 10 = 0। अब पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू लिखते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी 3 और c1 की वैल्यू क्या होगी 5। दूसरे इक्वेशन से a2 की वैल्यू क्या होगी -4, b2 की वैल्यू क्या होगी -6 और c2 की वैल्यू क्या होगी -10। अब कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, क्या आएगा यहाँ से देखिए, यह आ जाएगा आपका 2 अपॉन -4, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2। फिर b1 अपॉन b2 करेंगे तो क्या आएगा 3 अपॉन -6, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2। फिर क्या करेंगे c1 अपॉन c2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 5 अपॉन -10, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2। तो आप देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू -1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी क्या है -1/2 है। तो यहाँ पर तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, इस कंडीशन में होगा a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और सोल्यूशन इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो आपका यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x + 5 विल बी। जो ये पॉलिनोमियल दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है, कह रहा है कि इसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना होगा, इसके जीरोज का प्रोडक्ट कितना होगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो है आंसर बताएंगे। ठीक है ना, दिया गया है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 6x² - 7x + 5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू क्या है 5। अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, ये 5 और x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है। तो आंसर कितना आ गया 5/6 आ गया। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया आपका 5/6 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, 5/6। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर पूछ सकता था, उसकी भी हम लोग चर्चा यहाँ कर लेते हैं। क्या पूछ सकता था कि दोनों प्रोडक्ट का सम क्या होगा, तो दोनों जीरोज का सम क्या होगा, दोनों जीरोज का सम क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज भी पूछा जा सकता था, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा माइनस कितना था -7 अपॉन कितना 6, इसका आंसर आता 7/6। ठीक है ना, तो फिलहाल ये पूछा नहीं गया था, इसको हमने बता दिया तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इफ tan थीटा = √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। ठीक है ना, क्या होगी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी
कि क्या दिया गया है, ये 30 डिग्री होगी। ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर बताते हैं। अच्छा, जो बच्चे इस वैल्यूज़ को याद किए होंगे, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ये टेबल आपकी बुक में दिया गया है। जिसको टेबल याद होगा वो तो फटाक से इसका आंसर बता देगा। ठीक है ना। तो फटाक से आंसर कैसे बताएंगे कि हमको tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 40 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अच्छा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है ना। फिर से भाई किसका मान √3 होता है, tan में किस एंगल का मान √3 होता है, तो tan थीटा, हम tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, ऐसे भी करके निकाला जा सकता है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगर वैल्यू याद है तो सबसे बढ़िया है, वैल्यू याद नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन तब भी वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इफ द टेंजेंट AP एंड AQ आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री टू ईच अदर। कह रहा दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट आपका AP है, दूसरा आपका AQ है, और ये दोनों एक दूसरे पर 80 डिग्री पर क्या हैं, इंक्लाइंड हुए हैं टू ईच अदर, विच आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू द सर्किल हुज सेंटर इज O। ठीक है ना। सर्किल है, सर्किल पर दोनों आपके टेंजेंट है AP और AQ। ठीक है ना। और कहाँ से दोनों टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, पॉइंट A से हो रहे हैं, और सर्किल का सेंटर क्या है, O है। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ POA, एंगल POA विल बी, कितना होगा। तो हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे तभी ये बातें क्लियर हो पाएंगी। कह रहा है कि एक सर्किल है, एक क्या है, सर्किल है, और एक पॉइंट है A जो सर्किल के बाहर है। एक टेंजेंट आपका है AP, दूसरा टेंजेंट है आपका AQ। ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना। जहाँ पर सर्किल से ये पॉइंट मिलते हैं, टेंजेंट मिलता है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक ही पॉइंट से एक सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है, पूछ भी सकता है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है। दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है, O। तो एंगल आपसे पूछा है POA, ये वाला एंगल आपसे पूछा ये। ठीक है ना। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल दिया गया है 80 डिग्री। कितना दिया गया भैया, 80 डिग्री दिया गया। ठीक है। अगर इसको भी हम मिला दें तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखिए बन गया ना। ये 90 डिग्री होता है, ये कितना होता है, 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट लाइन जहाँ मिली होती है वहाँ पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया दोनों, 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये, 9 9 18 और 18 2 20 6 26 260 डिग्री हो गया। तो अगर ये तीन एंगल 260 डिग्री हैं तो ये चौथा एंगल पूरा वाला एंगल कितना होगा, 360 माइनस 260 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो पूरा एंगल तो पूछा नहीं है, पूछा सिर्फ इतना है। तो ये इतना एंगल कितना होगा भैया, है। अब आपको पता है कि जब हम लोग इसका प्रूफ कर रहे थे, कि दोनों टेंजेंट आपकी लेंथ आपस में बराबर होती है, तो उस समय हमने दिखाया था कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रुएंट होता है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं
तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है 80, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो 40 और 90 कितना हुआ 130 हुआ। 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है आने का। और वैसे भी हम लोग निकाल चुके हैं कि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका 100 है, तो 100 का आधा ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपके ऑप्शन में दिया गया क्या 50 डिग्री, हाँ दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस तरीके की आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगी। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि इफ़ एन इवेंट ऑकर्स श्योरली इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी। कह रहा कोई इवेंट, किसी इवेंट की होने की संभावना क्या है, एकदम श्योर है। ठीक है ना, कि वो होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की जो संभावना है वो क्या है, वो कह रहा कि वो होगा ही होगा, पूरी तरीके से क्या है श्योर है। तो जब श्योर की कंडीशन होती है तो उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 के बराबर होती है। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग किसी सिक्के को उछालेंगे ऊपर तो वो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसमें यह नहीं है कि वो सिक्का ऊपर ही आसमान में लटक जाएगा, उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो जब वो नीचे गिरेगा तो यहाँ पर क्या है, सिक्का गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये श्योर है कि वो कार्य होगा ही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं होगा। जहाँ पर कार्य होने की संभावना क्या हो, पूरी हो, 100% हो, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फिर आगे दिया गया कि टोटल, क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर हुज रेडियस इज आर विल बी। कह रहा कि एक हेमीस्फेयर है, उस हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए फार्मूले से क्वेश्चन आ गया, तो फार्मूला जिनको याद रहेगा उनका ये क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। जिनको याद नहीं होगा उनका नहीं सही होगा। तो आप लोग क्या करिए, सारे फार्मूले जो आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 में दिए गए हैं, सारे चैप्टर के फार्मूले एक जगह लिख लीजिए, उसको जो है एक बार रिवाइज जरूर करते रहिए। ये आपके जो है क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी हेल्पफुल होगा। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उस फार्मूले का आप वहाँ यूज करके अपना क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप फार्मूले सारे याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर का क्या होता है 3πr² होता है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो यहाँ टोटल पूछा है तो टोटल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3,2 एंड 1,4 विल बी। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और तीसरा भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। तो तीनों के बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पूछता है कि डिस्टेंस बताइए, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो वहाँ पर हमको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। डी इक्वल टू होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा क्या है, सेक्शन फार्मूला। ये आपका है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, फार्मूला। और दूसरा क्या है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन
फार्मूला है, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। क्या होता है ये, अगर कोई लाइन है, उस लाइन को कोई पॉइंट क्या करता है, किसी रेशियो में, मान लो यम रेशियो, यम1 रेशियो यम2 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट का हमको क्या बताना होता है, कोऑर्डिनेट बताना होता है। और ये दो पॉइंट हैं जिससे ये लाइन बनी है, आपकी लाइन सेगमेंट बनी है, तो इस कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 और y2। तो यहाँ पर क्या लगता है, सेक्शन फार्मूला लगता है। तो ये होता है x इज इक्वल टू यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपॉन यम1 प्लस यम2, और y इज इक्वल टू होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपॉन यम1 प्लस यम2। ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है सेक्शन फार्मूला। एक क्वेश्चन और इस पे पूछा जा रहा है इसमें कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear, then x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। ये है, अगर कोई 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये 3 फार्मूले आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका था कि 3,2 और 1,4 के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, तो हम लोग डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को। 2, क्या था, 2,3 है, 3,2 है, एक पॉइंट आपका क्या है 3,2 है, दूसरा पॉइंट आपका है 1,4 है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 कर सकते हैं, y1 माइनस y2 करते हैं, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होने पर वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 1 है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 प्लस 4 ना, आ जाएगा अंडर रूट 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 2√2। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि इफ वन रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 1/2, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, कह रहा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1/2 है। तो कह रहा k का मान क्या होगा। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको जो रूट्स मिलते हैं वो 2 मिलते हैं। चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो वहाँ पर भी हमको जीरोज कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने हमको क्या मिलते हैं, उसके रूट्स मिलते हैं। तो ये जो दोनों रूट्स होते हैं, ये इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका इक्वेशन है 4x
4x², ठीक है, प्लस 4kx माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका एक रूट दिया गया। एक रूट का मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू दी गई 1/2। तो ये जो x की वैल्यू 1/2 है, ये क्या करेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर x का मान 1/2 इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इस x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4k × 1/2 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये देखिए क्या होगा, 4 × 1/4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो आएगा प्लस 2k और माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आया, 1 + 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 5 और 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू क्या होगा, 4। तो k इक्वल टू क्या होगा, 4/2। आंसर कितना आ गया, 2। तो k का मान कितना आ गया भैया, 2 आ गया। आपके ऑप्शन में है क्या k का मान 2, चेक कर लीजिए, है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप ऐसे ही देख करके बता सकते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इज क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणा भाग तो करना नहीं है, सभी को जोड़ लेते हैं। 1 और 3, 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36, 4 4 40, 5 45। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान था, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन दिया गया है। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका है त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से, और ये पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 पर, द वैल्यू ऑफ sin θ -1 इंटू sec θ + tan θ विल बी, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ sin θ -1 इंटू sec θ + tan θ विल बी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तभी हम ऑप्शन में से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दिया गया cos θ sin θ माइनस cos θ माइनस sin θ। तो पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको हम लोग बताएंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है sin θ -1 और दूसरे ब्रैकेट में है sec θ + tan θ, ठीक है ना। तो sin θ -1 जैसे वैसे रहने दो, और इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1/cos θ, और tan θ क्या लिख सकते हैं, sin θ/cos θ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो sin θ -1 है, यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos θ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + sin θ। क्या हम लोग 1 + sin θ को sin θ + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो sin θ -1 हो गया, और ये हो जाएगा sin θ + 1, और नीचे हो जाएगा होल अपॉन में cos θ, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में नीचे का प्रोडक्ट नीचे और ऊपर का प्रोडक्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लगेगा एक फार्मूला a - b a + b, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। क्या होता है भैया, a - b a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पर भी यही होगा, क्या हो जाएगा, sin² θ -1 का स्क्वायर यानी कि 1/cos θ।
अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला लगेगा, लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ रख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए -1 से +1 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा भैया, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रूफ में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन प्रूफ में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में प्रूफ में पूछ सकता है। तो जैसे किया गया आप वैसे करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है क्या माइनस कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आइए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स से, मीन मॉड मीडियन से। इसमें दिया गया है कि इफ़ द मीन एंड मॉड ऑफ सम डेटा आर 32 and 35 respectively, their median will be, their median will be, कह रहा मीडियन कितना होगा। तो मीन दिया गया है और मॉड दिया गया है, मीन दिया गया है और मॉड दिया गया है। क्या पूछा है आपसे, मीडियन पूछा है। तो मीडियन का फॉर्मूला या मीन मॉड मीडियन में, मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है ना। तो मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को तो पता होता है, बहुत लोगों को लगता कि नहीं इस चीज़ को याद ही नहीं करना, इसलिए याद नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों को याद रहता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो कोई बताएगा रिलेशन क्या होता है, हाँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो रिलेशन होता है मीन मॉड मीडियन में, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। क्या होता है भैया, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है ना। क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपका उसमें मीन दिया गया है, मीन दिया गया है 32, मीन कितना दिया गया 32, और मॉड दिया गया है 35। मीन कितना दिया गया है, मीन दिया गया है 32 और मॉड दिया गया है 35। मीडियन फाइंड करना है, तो ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में उठा करके रख लेते हैं। तो मॉड की वैल्यू हो जाएगी 35 इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मीन कितना है 32। तो 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 64। तो 35 इज इक्वल टू 3 मीडियन -64 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 35 + 64 इज इक्वल टू 3 मीडियन, कितना आ जाएगा ये 9 और 9, 99 इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 99/3, तो आ जाएगा कितना 33। तो मीडियन आपका कितना आ गया 33 आ गया, 33 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो जो अपलोड की जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा कि इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा। किसकी वैल्यू बतानी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और उनका आंसर क्या होगा, फटाक से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्या करना है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको थीटा की वैल्यू को निकालना है। जो वैल्यू दी गई है कॉस थीटा √3/2, यहाँ से इसको सॉल्व करके पहले थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेना। जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी तब हम लोग cos 2 थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं आराम से। तो cos थीटा इक्वल टू दिया गया √3/2, तो थीटा के किस मान के लिए वैल्यू √3/2 होती है कॉस में, तो 30 के लिए होती है। किसके लिए होती है, cos 30 के लिए होती है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। अब cos 2 थीटा निकालिए, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos 2 × 30 डिग्री, तो कितना आ गया, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री कितनी होती है भैया, 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे आया था 10 का, तो वहाँ पर भी हमने सलाह दी थी आप लोगों से कि जो आपकी NCERT की बुक में चार्ट दिया गया है, जहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यूज़ दी गई हैं 0 से 90 तक की, वो आप चार्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और नहीं तो उसका ट्रिक जो बताया गया है, हमने अपने वीडियो में ही बताया है, तो उस ट्रिक से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ट्रिक बहुत नहीं यूज करिए यहाँ पर, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ट्रिक ना याद करके आप उस वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको याद हो गया तो आप कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक 14 क्वेश्चन कर लिए हैं MCQ का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ इसको करिए, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं, तो हमको इतना टाइम लग रहा है। तो आपको इतना टाइम ना लगे, इसके लिए आप और भी क्वेश्चन पेपर को, जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या मॉडल पेपर आपके पास है, उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि हम कम समय में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो है उसको कर ले जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि इफ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। देखिए, दो यहाँ पर क्या है, डाइस हैं। डाइस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ 2 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ आर डाइस एज 10 इच। कह रहा है कि दो डाइस को, दो क्यूब को, जो लूडो वाला क्यूब होता है जिसको हम लोग गोटी कहते हैं, फेंकते हैं, पासा जिसको कहा जाता है, वो दो हैं और दोनों को एक साथ क्या किया गया है, रोल्ड किया गया है, फेंका गया। कह रहा है कि दोनों जो क्यूब हैं उसके जो ऊपर अप साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स के 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने अपने कई वीडियो में करवाया भी है, आप उसको जा कर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है ना। क्या बनानी पड़ती है, एक टेबल बनानी पड़ती है। जैसे हमने दोनों क्यूब को उछाला, तो पहले क्यूब पर 1 आ सकता है, तो दूसरे पर भी तो 1 आ सकता है। पहले पर 1 आ सकता है तो दूसरे पर 2 आ सकता है,
पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 3 आ सकता है। पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर 4 आ सकता है। पहले पर 1 है तो दूसरे पे 5 आ सकता है, और पहले पर 1 है तो दूसरे पर क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो दूसरे पर 2 आया और पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 2 आया और पहले पर 2 आया, दूसरे पर कितना आ गया, 3 आ गया। पहले पर 2 आया, दूसरे पर 4 भी आ सकता है। पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 6। ऐसे ही 3 के साथ होगा, 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। फिर 6 के साथ 1, पहले डाइस पर आ गया 6, दूसरे पर कितना आया, 1। पहले पर 6 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया। पहले पर 6 आया, दूसरे पर 3 आया। पहले पर 6 आया, दूसरे पर 4 आया। पहले पर 6 आया, दूसरे पर 5 आया। पहले पर 6 आया, दूसरे पर 6 आ गया। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते हैं। कितने हो गए टोटल, 36। कितने हुए टोटल भैया, 36 हो गए। अब इससे ज़्यादा इसके आउटकम्स नहीं होंगे। अब कह रहा दोनों डाइस पर 10 आने का, मतलब दोनों डाइस पर दोनों का योग जो होगा वो 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आप लोग देखेंगे तो 5 4 9, इसके ऊपर तो नहीं है, 6 3 9 तक है, ठीक है ना। तो यहाँ से काट ही दो, 5 4 9। यहाँ देखिए 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 10। तो यही 3 क्या होंगे, 3 ऐसे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनका सम करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, P इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 हो गए, 3। और पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 36। इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना आ जाएगा, ये 1/12। क्या आ जाएगा भैया, 1/12। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, ये 2 डाइस वाला। इसमें और भी पूछ सकता है कि दोनों का सम 8 हो, दोनों का सम 4 हो, दोनों का सम 2 हो, दोनों का सम 12 हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। ठीक है ना। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इन द फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ये जो DE है, ये BC के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है। इफ AD इक्वल टू 2.2, AD 2.2 दिया गया है, DB दिया गया 3.3 एंड AE दिया गया है 1.8। AE दिया गया है 1.8। तो कह रहा है कि देन द मेजर ऑफ EC बताना है। आपको याद होगा कि जब ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उस समय एक थ्योरम बताई गई थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर दी जाती है तो वो अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी जाती है तो अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है।
अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेशियो है, इस दोनों साइड का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट हैं, जो दो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। ठीक है ना। अब AD की वैल्यू कितनी दी गई है? AD की वैल्यू दी गई है 2.2 सेंटीमीटर, और ये है DB 3.3 सेंटीमीटर, इक्वल टू AE कितना है? 1.8। कितना दिया गया है? 1.8। और EC आपसे पूछा है कि EC कितना हो। ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 11 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। दोनों का डेसिमल सेम पॉइंट था तो डेसिमल अपने आप हम लोग हटा देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करके भी हटा सकते हैं या डायरेक्टली हटा सकते हैं, कि जब सेम डिजिट पर क्या लगा हो? डेसिमल लगा हो। तो ये आ गया आपका 2/3 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन EC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 EC इज इक्वल टू 1.8 इंटू 3। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC इक्वल टू होगा 1.8 इंटू 3 अपॉन 2। 2 9 जा 18, 0.9 आ गया। तो 0.9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो आएगा 2.7। क्या आ जाएगा भैया? 2.7। तो 2.7 क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, वो दिया गया है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से, मीन मॉड मीडियन से है, और वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि इस जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। जिस इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होता है? उसका मॉडल क्लास होता है। यहाँ मॉड निकालना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मॉडल क्लास बताना है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रिक्वेंसी 0 से 10 की फ्रिक्वेंसी 5 है, 10 से 20 की फ्रिक्वेंसी 4 है, 20 से 30 की फ्रिक्वेंसी 7 है, 30 से 40 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 8 है, और 40 से 50 कितनी है? 6 है। तो 30 से 40 की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है, 8 है। तो मॉड में, मॉड का हिंदी में मतलब होता है बहुलक, जिसकी संख्या क्या हो? सबसे ज़्यादा बार हो। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 30 से 40 की कितनी है? 8 है, सबसे ज़्यादा है। तो 30 to 40 वाला क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मॉडल क्लास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है भैया? 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कैसे होता है उसको देख लीजिए। ठीक है ना। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 कैसे होता है? देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये टेन थीटा से टेन थीटा सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, फार्मूले में भी यूज ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SCF LCM का हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो 19 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आप 12, 15 और 21 का LCM बताइए कि LCM कितना होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या किससे करना है, तो आपको जिससे इच्छा कहे आप उससे कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना। तो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, तो ये हो जाएगा 12, 15 और 21। सिंप्लीफाई करते हैं सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से डिविजिबल है 12, 2 से आ जाएगा, 2 6 जा 12, 15 वैसे रहेगा, 21 वैसे रहेगा। फिर 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, 15 वैसे रहेगा, 21 वैसे रहेगा। फिर अब एक 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 1 जा 21। फिर 5 से हो जाएगा
1 हो गया है, 1 7, और फिर लास्ट में किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 1 1 1, तीनों 1 हो। अब इन सभी का क्या करिए, आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 दुआई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 420। इसका कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 420 हो जाएगा। 420 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आज की वीडियो का और इस सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या वीडियो आपकी सहायता कर सके, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट्स 2, 3, 4, k एंड 6, -3 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अभी देखिए, आपको हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, जब वहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए आया था, कि आपके जो सिलेबस में है वो 3 टाइप के फार्मूले हैं। ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, और कोलिनियरिटी के प्रॉपर्टी का है। तो हमने उसको वहाँ चर्चा किया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, तो आप ज़रूर से अच्छे से चैप्टर को तैयार करिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डिस्टेंस का आ जाए, चाहे सेक्शन का आ जाए, या कोलिनियर के प्रॉपर्टी पर आ जाए, तो आप उसको ज़रूर कर ले जाएँ। ठीक है ना भैया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। कह रहा है कि 3 पॉइंट हैं आपके, ये 2, 3, 4, k और 6, -3, और ये तीनों पॉइंट क्या है, आपस में कोलिनियर है। तो हमने बताया कि जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है प्रॉपर्टी, हमने लिखा भी था, एक बार पुनः लिख दे रहे हैं कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। तो यहाँ पर हम लोग x1 y1 x2 y2 जो भी वैल्यू है उसको रख देते हैं और सॉल्व करके k का मान निकाल लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका x1 और y1 है, ये आपका x2 और y2 है, और ये आपका x3 और y3। वैल्यू रखते हैं, x1 की वैल्यू 2, ब्रैकेट में y2 कितना है k, y3 कितना है -3 है, तो -3 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, और y1 कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस x3 कितना है 6 है, x3 कितना है 6 है, y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है k है, और इक्वल टू 0। एक स्टेप इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ देखिए k + 3 + 4, ये हो जाएगा -6, -3 - 6 प्लस 6 हो जाएगा 3 - k इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4, यहाँ 6 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो जाएगा 2k + 6 -4 6 = 24, फिर प्लस 6 3 = 18 -6k इक्वल टू 0। देखिए 2k पॉजिटिव और -6k नेगेटिव, ये 6k क्या है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -4k। यहाँ देखिए 18 और 6 कितना होगा, 18 और 6 हो जाएगा 24, तो +24
-24 इक्वल टू 0, तो -4k, और यहाँ क्या हो जाएगा, -24 + 24 0 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आएगा, 0/-4, वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यानी k का मान कितना होगा भैया, k का मान होगा 0, k का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग इसका सेक्शन बी पार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो। क्वेश्चन सिलेबस में वही हैं, वो बदले हुए नहीं हैं। ठीक है ना, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।